बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी है, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनका जो स्पीच राइटर है वो भी भारतीय है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। एक बहुत बड़ी, ये हमारे बच्चे इधर धक्के खा रहे हो, सियासतदानों के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, नेशनलिटी है सबके पास। ये कैसी बेवकूफाना बात है। मैं आपको कहूँ मेरे घर आकर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो और मेरे बच्चे बाहर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। अब मेरा कारोबार बाहर है और मैं बाहर वालों को बोलूँ कि भाई तुम इधर आके काम करो, तो वो क्या सोचेंगे लोग। दूसरा, हम मुहब्बे वतन नहीं है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की इज्जत, जो भारत का रुतबा है, वो मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर की बदौलत है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे एनआरआई भाई हैं उनको हमारे देश की पहले से प्यार नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो भारतीय हैं उनके लिए उनका वतन सबसे पहले है। लेकिन दिक्कत ये थी दोस्तों कि पहले इनकी कोई पूछ नहीं थी, इनको कोई पूछता ही नहीं था, बल्कि इनको दबाया जाता था। कांग्रेस के राज के अंदर आपको याद होगा, कभी भी कोई बाहर जाता था तो भारतीय डायस्पोरा से मिलना पसंद ही नहीं करता था। वो उनसे, बल्कि उनकी जगह पे जो ब्रिटिश होते थे या अंग्रेज होते थे उनसे मिलते थे। आप सोचिए कि वो भारतीय एनआरआई भाई हमारे, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा देश का नाम बढ़ा रहे हैं, इतना रेमिटेंस भेजते हैं, उनको ये पूछते तक नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है दोस्तों, भारत पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। एक बहुत बड़ी। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा, उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे
इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी अब फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपने देखने वाली बात है। मैं बल्कि आगे चल के आपको बात करना चाहूंगा डीएनसी के बारे में। जिस तरह कल यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है शिकागो में, बल्कि जी, मैं आज वहाँ पे। किसी से मजाक कर रहा था कि वो उस पे बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी है, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनका जो स्पीच राइटर है वो भी भारतीय है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं। और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल में। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाह रहे थे चीमा साहब, आज पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। आप तो कह रहे हैं ना कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब का आज एक नया इंटरव्यू मंसर पे आया है जिसमें वो बरतानिया के वजीर आजम के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हकीकी आजादी मांग रहे हैं उन लोगों से जो सब कॉन्टिनेंट को बड़ा अरसा कॉलोनी बना के रखा है उन्होंने। मुझे नहीं पता कि हकीकी आजादी की माने क्या है, खान साहब की नजर में हकीकी आजादी क्या है, मेरी समझ से बाहर। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं चीमा साहब इस वक्त, कि खान साहब ने इंटरव्यू जेल से दिया है, वकला के जरिए 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, 127। रिमार्केबल। मैं नहीं समझता वो जेल है, जेल ही नहीं है। खान साहब ने उसके अंदर अपने इंटरव्यू जो रिसेंट भेजा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है फॉरेन मिनिस्टर से। खान साहब ने उसको कहा जी कि मुझे टेररिस्टों वाले सेल में रखा हुआ है जहां सजाए मौत के लोग जो है उनको रखा जाता है। पता नहीं किस खूबसूरती से खान साहब ये सारी चीजें कह जाती। वहां एक्सरसाइज की मशीनें होती हैं, सजाए मौत की काल कोठरी के अंदर काफी मेकर होते हैं, वहां पे मुशक्ति मिलते हैं आपको, जिनके जरिए आप सेल फोन पे बैठ के सारा दिन व्हाट्सएप के साथ आप लंदन में आपने कम्युनिकेशन करें। क्या डेथ सेल में ये सहूलतें मौजूद है? किस खूबसूरती के साथ लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं। भारत जिस तरीके से मैं खैर भारत पे पिछले दिनों आपने देखा होगा फॉक्सकॉन वाले पहुंचे हुए थे भारत के अंदर, वो बिजली अपने प्लांट लगा रहे हैं। जिस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं, और खासकर मोदी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी कौन सा सुनता है, कि 58 मिनट का जो उनको लाल किले से स्पीच दी थी, पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था उसको सुनते, अंदाजा लगाने की कोशिश करते कि भारत कहां जा रहा है। उसमें मोदी साहब ने डायरेक्ट इस चीज को कहा था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल वर्ड्स के अंदर। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। भाई सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, हमें मुहब्बे वतन होना चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। जब मोहब्बत होगी ना तो फिर हम इसको ग्रो करेंगे, बनाएंगे। जब मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत तो हमें करप्शन से है, अपने ओहदों से है, और किसी चीज़ से। यानी हम अपना सरमाया, अपनी दौलत बढ़ाना चाह रहे हैं, मुल्क की दौलत बढ़ाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी की भी, हमारे पॉलिटिशियन हो या बाकी जो भी हो। फिर दूसरा ये, हमारे बच्चे इधर धक्के खा रहे हो, सियासतदानों के बच्चे बाहर मेहनत कर रहे हैं, नेशनलिटी है सबके पास। ये कैसी बेवकूफ़ाना बात है। मैं आपको कहूँ मेरे घर आकर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और मेरे बच्चे बाहर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हों। अब मेरा कारोबार बाहर है और मैं बाहर वालों को बोलूँ कि भाई तुम इधर आके काम करो, तो वो क्या सोचेंगे लोग। दूसरा, हम मुहब्बे वतन नहीं है, ये अंग्रेज़ का ही सिस्टम चल रहा है। इतने महल बनाए हुए, इतनी सहूलतें हैं, छोटे से काम के लिए भी ये हेलीकॉप्टर पे तैयारों में घूमते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों का जब सिस्टम था तब भी ऐसे हालात नहीं थे, लोग फिर भी खुशहाल थे उस वक्त भी। उस वक्त बात ये थी ना, आबादी भी कम थी, लोग
इतनी तरक्की नहीं हुई थी, खर्चे नहीं होते थे। घर में हैंडपम्प लगा हुआ है, मोटर भी नहीं है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, 1 पंखा है, ठीक है। सादगी थी। हमारे वक्त में भी ना हमारे घर वाले 2 सूट बना के देते थे, वही छोटी ईद पे वही बड़ी ईद पे। अब वो सिस्टम भी नहीं रहा। दूसरा हम बहैसियत कौम ना, हम फजूल खर्च भी बहुत हैं। दिखावा हम में इतना आ गया हुआ है, हम उसको देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, ये नहीं देखते उसके बाप दादा 50 साल से बेनस का एफर्ट कितनी है। हाँ जी, तो हम चाहते हैं हम आज ही काम शुरू करें, इतना कुछ बना दें। तो उसके लिए फिर गलत काम। करप्शन हो रही है। फिर दूसरा हमारे मुल्क को जो खा रही है ना घुन की तरह, ये करप्शन खा रही है। ये इन सब लीडरों को पता है, सब सोए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा।